हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के गोधूली का चैप्टर नंबर 12 शिक्षा में हेरफेर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। तो आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आप सबका बहुत डिमांड था कि चैप्टर नंबर 12 तक का आंसर क्वेश्चन आपको कराया जाए। और आपको इसके लिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए हैं ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सटीक और सही तरीके से मिल सके, जो आपको इस चैनल पे अपलोड किया गया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट से हम लोग शिक्षा में हेरफेर, जिनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो आप सभी बने रहें, समझें, और जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि आपके सभी जो सवाल हैं उनका जवाब हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकें। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट कहता है कि बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप समझ पाए होंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा को कौन से डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए और कौन से डायरेक्शन में नहीं पढ़ना चाहिए। इस चीज को इस चैप्टर में बहुत बखूबी से निखारा गया है। तो बताइए कि बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, हमने उत्तर में लिखा है कि बच्चों को मन की वृद्धि के लिए आवश्यक शिक्षा है, और उसके साथ साथ उनके जो स्वाधीनता के पाठ हैं उनको भी पढ़ाना होगा, चेतना का विकास कराना होगा, तभी उनकी मन की वृद्धि को आप कर सकते हैं और उनके जो मन के अंदर जो चेतना का विकास है उसका भी आप डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आयु बढ़ने पर भी बुद्धि में वह सदा बालक ही रहेगा। कैसे? तो जब आपको शिक्षा दी जाएगी, सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाएगा, तो आप उम्र बढ़ने पर भी आपके अंदर चेतना का विकास नहीं होगा, सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, केवल और केवल आप पढ़ाई में आगे रहेंगे, लेकिन आप सदा बालक जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे हम लोग जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि यदि बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता का पाठ नहीं पढ़ाया गया तो उसमें चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, साथ ही वो आयु बढ़ने पर भी वह बुद्धि में सदा बालक ही रहेगा। तो यहाँ आपको हमने बताया कि कैसे और किस लिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तकें दिखाई पड़ी तो वह फौरन क्यों छीन ली जाती है, इसका क्या परिणाम होता है। देखिए, हमने उत्तर में लिखा है कि हम चाहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके विदेशी भाषा सीखकर इम्तिहान पास करके वो काम में जुट जाए, इसलिए बचपन में हाँफते तापते दाएं बाएं न देखते हुए जल्दी जल्दी सबक याद कराने के अलावा और कुछ करने का हमारे पास समय नहीं होता है। यदि बच्चों के हाथ से कोई मनोरंजन की पुस्तक छीन ली जाती है तो उनके माइंड पर, उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसके कारण उनका जो पठन शक्ति है, जो पाठन करने की शक्ति है, वो छीन हो जाती है, वो भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। बाल्यकाल कहने का मतलब इसमें कहा गया बच्चों बचपन से। तो हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है और आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आइए इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है। उत्तर में मैंने लिखा है कि मेरी समझ में इसका वजह एक ही हो सकती है, और वो है कामयाबी। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके विदेशी भाषा सीख ले, इम्तिहान पास कर ले और कोई भी काम में जुट जाए, ताकि घर परिवार चल सके। बच्चों के हाथ में यदि कोई आप मनोरंजन पुस्तकें देख ली, कोई पठन करने की और भी कोई पुस्तक देख ली, तो उसको हम लोग फौरन छीन लेते हैं। जो नितांत आवश्यक है उसी को हम कंठस्थ करते हैं, यानी कि जो चीज आवश्यक होता है सिर्फ उसी चीज को पढ़ते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में कोई भी मनोरंजन की पुस्तकें मिल गई या कोई भी अन्य चीज देख ली जाएगी तो उसको फौरन छीन ली जाती है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि इसकी वजह क्या है और क्यों है और किस लिए है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है कि हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती।
तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा भी है कि जब हमारे बच्चे विदेशी भाषा पढ़ते हैं तो शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं होता है। भाव पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी होते हैं। शुरू से आखिर तक सभी अपरिचित चीजें होती हैं, इसलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले बच्चे रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है जो बिना चबाए अन्न निगलने से होता है, तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत नहीं हो पाती है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है कि अंग्रेजी भाषा और हमारे हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सामंजस्य नहीं होने का कारण क्या क्या है, इन चीजों को आपको यहाँ पे बताना है। हमने लिखा है कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के मुख्य कारणों में से क्या है, तो नीचे दर्जे के जो शिक्षक हैं वो बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नीचे दर्जों के जो मास्टर होते हैं वो पढ़ाते हैं, उनमें से या तो कोई एंट्रेंस पास किया हुआ होता है या उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एंट्रेंस फेल किए हुए होते हैं। अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी में भी वो परिचित नहीं होते हैं और उन्हीं के हाथों हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय हो जाता है, यानी प्रथम मुलाकात इन्हीं शिक्षकों के माध्यम से हो जाती है। वे न तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह जानते हैं और न ही अंग्रेजी भाषा जानते हैं। उन्हें बस यही सुविधा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनके मन को बहलाना है, और इस कार्य में वो पूरी तरह क्या होते हैं, सफल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेखक के अनुसार प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर खुद से करिए, क्योंकि कम से कम आप एक चैप्टर में खुद से आंसर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर का अभ्यास प्रश्न है उसको आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो प्लीज आप लोग इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा सुझाव भी देंगे जिसके माध्यम से आप फिर से लिख सकते हो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, आइए इन प्रश्नों का भी उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अत्यावश्यक हैं। इसमें संदेह नहीं है। यदि हमें वास्तव में मनुष्य होना है तो इन दोनों को जीवन में स्थान देना होगा। इसलिए यदि बाल्यकाल से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान न दिया गया तो काम पड़ने पर उनका अभाव दुखदायी सिद्ध होगा। ठीक है, तो जीवन यात्रा के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो आपके अंदर चिंतन शक्ति होना चाहिए और सेकंड आपका कल्पना शक्ति होना चाहिए। चिंतन शक्ति होगा तभी आप किसी बात को चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उसको कल्पना करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रीतिमय शिक्षा का क्या अभिप्राय है। रीतिमय शिक्षा का क्या अभिप्राय है। उत्तर में हमने लिखा भी है कि रीतिमय शिक्षा का अभिप्राय यह है कि जो संग्रहणीय वस्तु हाथ आते हैं उनका उपयोग करना जानना है, कि हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, उसका प्रकृति परिचय प्राप्त करना है, यानी उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रकृति क्या है, इसका रंग रूप क्या है, ये होता क्या है। जीवन के साथ ही साथ जीवन का आश्रय स्थल बनाते जाना है, यही सब रीतिमय शिक्षा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं। शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं, आइए इनका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जब हम शिक्षा के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं, अश्रद्धा करने का मतलब उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता है, तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है, यानी शिक्षा हमारे जीवन से चली जाती है। हमारे चरित्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिमाण में नहीं पड़ता है और शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ता ही जाता है और वे एक दूसरे का परिहास का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा और जीवन के प्रयास का कारण क्या है या किस परिस्थिति में बनते हैं, जब हम उसके प्रति कोई शिक्षा अश्रद्धा कर देते हैं, उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो इस कंडीशन में शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
कि मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना किस तरह के लोगों के मन में उत्पन्न होती है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वैसे लोग जिनका दृढ़ संबंध अपनी मातृभाषा के साथ नहीं होता है, वैसे लोग जिनका दृढ़ संबंध अपनी मातृभाषा के साथ नहीं होता है, जो अपनी भाषा से दूर जा चुके होते हैं, तो ऐसे लोगों के मन मातृभाषा के प्रति अवज्ञा का भावना उत्पन्न हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आशय जब भी आप स्पष्ट करें तो इसमें लेखक का नाम जरूर मेंशन करें। यदि आप लेखक का नाम मेंशन नहीं करोगे तो आपका आशय का कोई मतलब नहीं रहेगा। पाठ का नाम भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी देना है और साथ में शीर्षक भी आपको देना है। तो चलिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शिक्षा में हेर फेर से ली गई है, जिनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लेखक इस पंक्ति में अपने भगवान अपने विधाता से प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जिस तरह हमें पेट दिया है तो अन्न भी आपने दिया है, ठंडा दिया है तो कपड़े भी दिए हैं, जब भाषा दिए हो तो प्रभु उचित शिक्षा भी जरूर देना। ऐसा लेखक इसलिए कहता है कि आज शिक्षा में हेरफेर हो गया है। हमें जीवन की निर्वाह वाली शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, केवल शिक्षा दी जा रही है जिससे हम कंठस्थ करके कुछ समय के लिए सुखी रहें, परंतु लेखक ऐसे शिक्षा को पाने का आग्रह नहीं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अत्यावश्यक है। तो आइए इस प्रश्न का भी हम लोग आज से स्पष्ट करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शिक्षा में हेरफेर से ली गई है, जिनके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की कोशिश किए हैं कि यदि जीवन की यात्रा में यदि कुछ कर पाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति का होना अत्यावश्यक है। यदि वास्तव में मनुष्य होना है तो इन दोनों को जीवन में स्थान देना होगा। इसलिए बाल्यकाल से ही, बाल्यकाल मतलब बचपन से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान देना होगा। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया पर भी ध्यान देना होगा, तभी हम कुछ निर्माण कर पाएंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यहाँ पे हमारे अंग्रेजी हमारे लिए कामकाज की भाषा है, भाव की भाषा नहीं है। कैसे? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इसे कामकाज की भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा सुधार लेना, काम लिखा गया है, आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, कामकाज कर लेंगे। ठीक है, इसे कामकाज की भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं होता है। भाव पक्ष और विषय पक्ष प्रसंग भी विदेशी होते हैं, शुरू से आखिर तक सभी अपरिचित होते हैं। इसलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले ही बच्चे रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है जो बिना चबाए अन्न निगलने से होता है। अंग्रेजी भाषा से हमारी जो बेरोजगारी है उसकी समस्या में थोड़ी सी सुधार लाई जा सकती है, मगर हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, आचार विचार है, इसके नियमों के पालन में हम यहाँ पे भावना को विकसित करने में ही अपनी मातृभाषा को सहायक मानते हैं। ठीक है, और कोई भी भाषा यहाँ पे हम सहायक नहीं मानते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बच्चों, 14 पहले आ गया, 13 पीछे आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आप देख लीजिए वीडियो को अच्छा से, तो आपको समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्वाभाविक परिणाम क्या है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्वाभाविक परिणाम क्या है? तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि हमारे जीवन की जो आवश्यकता है उसको वो पूर्ण नहीं कर पा रही है। हमारे दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें उसका कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। जिस शिक्षा को लेकर हम जीवन व्यतीत करते हैं उसकी उपयुक्तता किसी एक व्यवसाय तक ही सीमित है, संपूर्ण जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, और यही वर्तमान शिक्षा का स्वाभाविक परिणाम है।
यानी आज का जो शिक्षा है केवल और केवल किसी एक व्यवसाय में ही रह जा रहा है। जैसे अगर आपने कोई एक ही क्षेत्र में पढ़ाई की है तो केवल और केवल आपको उसी क्षेत्र में ही आपको नौकरी जॉब मिलेगी और कोई भी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगी। यदि आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो केवल और केवल आपको डॉक्टर का ही जॉब मिलेगा और कोई जॉब यहाँ पे मिलने की आशा आप ना रखिए और ना मिल पाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 15 नंबर कि आज की शिक्षा मानसिक शक्ति का ह्रास कर रही है, कैसे? इसे छुटकारे के लिए आप किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे? उत्तर में हमने लिखा भी है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता है, जो नितांत आवश्यक है उसी को हम कंठस्थ करते हैं। इससे काम तो किसी न किसी तरह चल जाता है लेकिन हमारा विकास नहीं होता है। हवा से पेट नहीं भरता है, पेट तो भोजन से ही भरता है ना, लेकिन भोजन को ठीक से हजम करने के लिए हवा आवश्यक होता है। ठीक उसी तरह आनंद या मनोरंजन के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति अभिलाक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है। मानसिक शक्ति का ह्रास करने वाली इस निरापद शिक्षा से मुक्ति के लिए हमें मातृभाषा के माध्यम से मानसिक शक्ति का विकास करना होगा, तभी हमें इससे छुटकारा मिल सकेगा, अन्यथा आपको यहाँ पे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस चैप्टर में क्वेश्चन आपका इतना ही था। भाषा की बात अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ में आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं।